कभी महान लोगों को देखकर सोचा है, मतलब कलाकार, नेता, खिलाड़ी, कोई आविष्कारक, कि वे इतने असाधारण कैसे बन गए? हाँ, ये सवाल तो आता ही है दिमाग में। क्या वो पैदाइशी जीनियस थे? या फिर उन्होंने कोई कोई ऐसा रहस्य खोज लिया था जो बाकी लोगों को कभी नहीं मिला? हम हमेशा उनकी सफलता देखते हैं ना? बिल्कुल। उस सफलता के पीछे के सालों का संघर्ष, वो बोरियत, वो अनगिनत घंटों की मेहनत, वो कोई नहीं देखता। और इन्हीं सवालों की गहराई में उतरती है रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब मास्टरी। ये किताब सिर्फ सफल लोगों की कहानियों का कलेक्शन नहीं है, अच्छा। बल्कि ये उस रास्ते का एक नक्शा है, एक तरह का साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक मैप, जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान अपने फील्ड में असाधारण बन सकता है। मतलब ग्रीन का तर्क ये है कि महानता कोई जादुई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा का मिशन इसी ब्लूप्रिंट को समझना है। हम रॉबर्ट ग्रीन के दिए गए नक्शे के हर मोड़ को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महानता का ये लंबा और अक्सर मुश्किल सफर असल में दिखता कैसा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। ग्रीन के अनुसार सब कुछ शुरू होता है अपनी कॉलिंग या लाइफ टास्क को खोजने से। हाँ, ये वो काम है जिसके लिए हम स्वाभाविक रूप से बने हैं, जो हमें बचपन से ही अपनी ओर खींचता है। सुनने में ये बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है ना? नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ग्रीन इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। ये कोई ऐसी रहस्यमयी आवाज नहीं है जो आसमान से आएगी। ये उन चीजों में छिपी होती हैं जिनकी तरफ आप बचपन में बिना किसी वजह के खींचे चले जाते थे। जैसे कोई बच्चा घंटों तक खिलौने तोड़ने और जोड़ने में लगा रहता था। हाँ, या कोई कहानियों की दुनिया में ही खोया रहता था। बिल्कुल। या कोई कीड़े मकोड़ों को गौर से देखता था। यही यही असली सुराग हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। आज की दुनिया में जहाँ करियर का मतलब है अच्छी सैलरी, सोशल स्टेटस, कितने लोग अपनी बचपन की उस जिज्ञासा को याद रखते हैं? बहुत कम। ज्यादातर तो हम वही रास्ता चुनते हैं जो समाज हमें दिखाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने 30 या 40 की उम्र तक अपनी कॉलिंग नहीं पहचानी तो वो मौका चूक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ग्रीन कहते हैं कि यही यही सबसे बड़ी बाधा है। अच्छा। हमारे अंदर की आवाज हमें एक दिशा में खींचती है, लेकिन समाज का दबाव, पैसा, रुतबा, माता पिता की उम्मीदें, वो हमें अक्सर उससे बहुत दूर ले जाता है। सही है। किताब में साफ लिखा है, आपका जीवन कार्य कोई नौकरी नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक खिंचाव है, और इसे किसी भी उम्र में फिर से खोजा जा सकता है। कैसे? इसके लिए अपने अतीत में लौटना पड़ता है और उन धागों को ढूंढना पड़ता है जिन्हें आपने कभी छोड़ दिया था। मतलब ये वो चीज है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, जैसे लियोनार्डो दा विंची, मोजार्ट या आइंस्टीन। इन लोगों ने आराम और सुरक्षा के बजाय अपनी जिज्ञासा को चुना। हाँ, जब आप अपनी कॉलिंग को नजरअंदाज करते हैं तो काम बोझ जैसा लगता है, लेकिन जब आप उसे अपना लेते हैं तो मेहनत भी सार्थक महसूस होती है। और ये सिर्फ महसूस होने की बात नहीं है, इसका एक न्यूरोलॉजिकल आधार है। अच्छा। जब कोई अपने लाइफ टास्क पर काम करता है तो उसकी सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, सब कुछ बढ़ जाता है। दिमाग पूरी तरह से उस काम में डूब जाता है। वाओ! ये एक तरह का सुपर पावर है जो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए अनलॉक होता है जो उस रास्ते पर चलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी ने बहुत हिम्मत करके अपनी कॉलिंग ढूंढ ली। अगला कदम क्या है? मुझे लगता है यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। महारत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मास्टर को एक लंबे अप्रेंटिसशिप से गुजरना पड़ता है जो अक्सर उबाऊ, मुश्किल और गुमनाम होता है। या ये वो हिस्सा है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। सच में। हाँ, हम सब शुरुआत के उत्साह को तो पसंद करते हैं, लेकिन जब महीनों और सालों तक एक ही काम को दोहराना पड़ता है तो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो ग्रीन इस प्रक्रिया को कैसे समझाते हैं? वो इसे 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है गहन अवलोकन, मतलब डीप ऑब्जर्वेशन। यानी बिना कोई राय बनाए चुपचाप विशेषज्ञों को देखना और उनके काम करने के तरीके की हर बारीकी को सोखना, अपने अहंकार को बिल्कुल शून्य कर देना और एक स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेना। जैसे एक ट्रेनी शेफ जो महीनों तक सिर्फ सब्जियां काटना सीखता है। उसे लगता है कि वो यहाँ बड़ा शेफ बनने आया था और उसे सिर्फ प्याज काटने पर लगा दिया गया है। बिल्कुल सही उदाहरण है। पर असल में वो ये देख रहा होता है कि हेड शेफ कैसे चाकू पकड़ता है, उसकी कलाई कैसे घूमती है, वो कैसे बिना देखे मसालों का अंदाजा लगाता है। हाँ, ये सब उसके अवचेतन मन में दर्ज हो रहा होता है। और दूसरा चरण दूसरा चरण है कौशल अधिग्रहण, स्किल्स एक्विजिशन।
यहाँ से असली मेहनत शुरू होती है। मतलब प्रैक्टिस। हाँ, लगातार अभ्यास, अनगिनत गलतियां करना और उनसे सीखकर धीरे धीरे सुधारना। ये बहुत धीमा और कभी-कभी बेहद निराशाजनक भी हो सकता है। और फिर तीसरा चरण। वो है प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप नियमों को अच्छी तरह समझ जाते हैं, उनकी नींव को जान लेते हैं, तब आप उन्हें बदलने या तोड़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है जो किताब में लिखी है। वो कहते हैं भविष्य का मास्टर बोरियत को गले लगाता है, असली शक्ति वहीं बनती है। बिल्कुल। ये आज की दुनिया से कितना अलग है। हमें तो हर 5 मिनट में कुछ नया और रोमांचक चाहिए। तो क्या ग्रीन कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कि ध्यान भटकने के इस युग में बोरियत को कैसे अपनाया जाए? ये लगभग असंभव लगता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ग्रीन का जवाब तकनीक के विरोध में नहीं बल्कि अपने ध्यान पर नियंत्रण पाने में है। वो कहते हैं कि आपको दिन में कुछ घंटे ऐसे निकालने होंगे जहां कोई भटकाव ना हो। बोरियत को गले लगाने का मतलब है उस बेचैनी के साथ बैठना सीखना जो कुछ नया न करने पर महसूस होती है। जब आप उस बेचैनी को पार कर लेते हैं तभी आपका दिमाग गहरी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो मतलब ये है कि लोग टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। बिल्कुल। वे उस बोरिंग दौर को पार ही नहीं कर पाते। सटीक, वे प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते। उन्हें परिणाम चाहिए लेकिन प्रक्रिया से गुजरना नहीं है। महारत का यही छिपा हुआ सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अकेले महान नहीं बनता। हर मास्टर के जीवन में मेंटोर यानी गुरु या मार्गदर्शक जरूर होते हैं। ये तो हर महान कहानी में सुनने को मिलता है, चाहे वो ल्यूक स्काईवॉकर्स और योडा हों या अर्जुन और द्रोणाचार्य। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, मेंटोर क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों? क्योंकि एक अच्छा मेंटर आपके सीखने की प्रक्रिया को सालों छोटा कर देता है। वो आपको उन गलतियों से बचाता है जिन्हें करने में आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते थे। राइट। वो आपकी उन कमियों को सुधारता है जो आप खुद कभी नहीं देख पाते, और सबसे जरूरी, वो आपके अहंकार को चुनौती देता है। ये दिलचस्प है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि मेंटोर का काम हमें प्रोत्साहन करना है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मेंटोर वो है जो हमें असहज करे, जो हमारी कमियों को सीधे सीधे बताए। सही कहा। इसीलिए ग्रीन की सलाह है कि ऐसे मेंटर चुनें जो आपसे ज्यादा मांग करें, ना कि जो आपको आराम दें। अच्छा। एक आरामदायक मेंटर आपको औसत दर्जे का बना देगा। एक डिमांडिंग मेंटर आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेलेगा। वो आपको सच दिखाएगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। क्योंकि उसका लक्ष्य आपको अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि आपको बेहतर बनाना है। लेकिन असली महारत तो तब शुरू होती है जब नकल खत्म होती है। मेंटोर से सीखने के बाद एक मास्टर अपनी निजी आवाज, अपनी अनूठी शैली विकसित करता है। ये वो पल है जब शिष्य गुरु की परछाई से बाहर निकलता है। हाँ, और यही अंतिम परीक्षा है। इसमें अपने गुरु के खिलाफ जाने का खतरा नहीं होता। होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पिकासो हैं। उन्होंने क्यूबिज्म बनाने से पहले क्लासिकल आर्ट में पूरी महारत हासिल की थी। वो किसी भी पुराने मास्टर की तरह हूबहू पेंटिंग कर सकते थे। उन्होंने नियमों को सीखा, उनमें महारत हासिल की और फिर उन्हें तोड़ दिया। अच्छा। मोजार्ट ने भी संगीत के नियमों को तोड़ने से पहले उसकी संरचना में महारत हासिल की थी। किताब का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, मौलिकता गहराई से आती है, विद्रोह से नहीं। मतलब आप नियमों को तभी तोड़ सकते हैं जब आप उन्हें अंदर बाहर से पूरी तरह से जानते हो। बिल्कुल। वरना वो विद्रोह नहीं, सिर्फ अज्ञानता कहलाएगी। आप कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस ये नहीं जानते कि सही तरीका क्या है। एग्जैक्टली। इनोवेशन जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? क्या सिर्फ अपने काम में, अपने हुनर में असाधारण होना ही काफी है? मान लीजिए कोई बेहतरीन कोडर है या शानदार लेखक है, क्या इतना ही महारत के लिए काफी है? नहीं, और रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहते हैं, महारत सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये सामाजिक भी है। अच्छा। और पता है, इतिहास उन प्रतिभाशाली लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जो इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे इंसानी मनोविज्ञान को नजरअंदाज कर देते थे। मतलब वो अपने हुनर में तो माहिर होते हैं, लेकिन ऑफिस की राजनीति, टीम के डायनामिक्स या अपने बॉस की उम्मीदों को समझने में नाकाम रहते हैं। अरे ये तो हर जगह होता है। कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है पर टीम के साथ काम नहीं कर पाता और उसके शानदार आइडियाज कभी हकीकत नहीं बन पाते। हाँ, या कोई ब्रिलियंट आर्टिस्ट है पर अपनी कला को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करना नहीं जानता और गुमनामी में रह जाता है। ये तो एक पूरी तरह से अलग स्किल लगता है। और ग्रीन के अनुसार ही उतना ही जरूरी है। वो कहते हैं कि मास्टर्स लोगों को पढ़ना जानते हैं,
वे बॉडी लैंग्वेज, टोन और छिपी हुई भावनाओं को समझते हैं। वे अपने सहित दूसरों के अहंकार को संभालना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कब अपनी शक्ति दिखानी है और कब विनम्रता से पीछे हटना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही रहता है। बिल्कुल। असफलता का डर, लोगों की राय का डर कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे खतरनाक वो अहंकार जो थोड़ी सी सफलता मिलते ही सिर उठाने लगता है। ये तीनों महारत के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हैं। अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जितना जानते हैं वो काफी है। वो हमें सीखने से रोकता है, हमें फीडबैक के प्रति बहरा बना देता है। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? सिर्फ एक विनम्रता। किताब कहती है, जिस पल आपको लगता है कि आप मंजिल पर पहुंच गए हैं, उसी पल आपका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी एक विरोधाभास है। अपने क्षेत्र में महान बनने के लिए आत्मविश्वास की भी तो जरूरत होती है। तो कोई विनम्रता और आत्मविश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाए? ग्रीन इसे कहते हैं यथार्थवादी आत्ममूल्यांकन, रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट। आत्मविश्वास आपके कौशल में होना चाहिए, आपके व्यक्ति में नहीं। एक सच्चा मास्टर हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो जानता है कि वो कितना जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो उसकी विनम्रता दिखावा नहीं होती? नहीं, वो इस समझ से आती है कि ज्ञान का सागर अथाह है। वो आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के एक साधन के रूप में देखता है। और इस लंबे सफर के अंत में आती है महारत की अंतिम अवस्था, सहज ज्ञान, इंट्यूशन। हाँ, ये वो स्तर है जहां आपका ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि सोचना बंद हो जाता है और काम सहज रूप से होने लगता है। आप ऐसे पैटर्न देख पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। जैसे एक ग्रैंड मास्टर शतरंज की बिसात पर नजर डालते ही अगली 10 चालें देख लेता है। बिल्कुल। या एक अनुभवी डॉक्टर मरीज के लक्षणों को देखकर ही उस दुर्लभ बीमारी को पकड़ लेता है जिसे टेस्ट भी नहीं पकड़ पा रहे। जैसा कि किताब कहती है, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से हासिल किया गया सहज ज्ञान है। ये 10,000 घंटों की गहरी प्रैक्टिस का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि महारत कोई किस्मत की बात नहीं है, नहीं, ये सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है, अगर उसमें जरूरी अनुशासन, धैर्य और जुनून हो। अपनी कॉलिंग को ढूंढो, एक लंबी और उबाऊ लगने वाली अप्रेंटिसशिप को अपनाओ, एक सही मेंटोर ढूंढो जो तुम्हें चुनौती दे, सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास करो, और सबसे जरूरी, अपने अहंकार को हमेशा काबू में रखो और सीखते रहो। प्रक्रिया पर भरोसा करो, क्योंकि महानता रातों रात नहीं आती। और अंत में एक विचार जो हमेशा याद रखने जैसा है, महानता चुपचाप बनती है, दुनिया के देखने से बहुत पहले। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां गहरी एकाग्रता एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, क्या मास्टरी का ये धीमा और धैर्यपूर्ण रास्ता अब भी संभव है, या फिर यही रास्ता भीड़ से अलग खड़े होने का एकमात्र तरीका बन गया है?